हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यूपीपीएससी एआई डिकोडर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी पॉलिटी की पीवाई की सीरीज में 2025 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये सीरीज हमारी यहाँ पे लास्ट सीरीज है पॉलिटी की। इसके बाद अगर आपको रिवीजन के तौर पे ये देखना है कि हमारा अब रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि पॉलिटी की सीरीज तो यहाँ पे पीवाई की खत्म हो गई, तो इसके रिवीजन के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं, हम यहाँ पे पॉलिटी की मैराथन लेके आएंगे। ठीक है, मैराथन क्लासेस लेके आएंगे। इस मैराथन क्लास में हमारा जो कंटेंट होगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और कंटेंट ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंटेंट इसमें नहीं होगा, लिमिटेड होगा और ऐसा होगा कि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस डिजाइन हो एग्जाम में। इस तरीके का कंटेंट आपको अवेलेबल होगा। और दूसरा, मैराथन क्लास होने के बाद हमारी पॉलिटी की एआई सीरीज चलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे और जो एआई की सीरीज से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे नया ना लगे। ठीक है, ये हमारा आगे का प्लान है कि पॉलिटी हमें किस तरह से रिवीजन में रखना है पीवाई की सीरीज खत्म होने के बाद। अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन 1 की बात करें, अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है नई अखिल भारतीय सेवा। ये किसकी बात कर रहा है? नई अखिल भारतीय सेवा की बात कर रहा है। बनने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल, इनकी बात करें, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अब देखो ये स्टेटमेंट में कहाँ एरर है, तो ये एरर है कुल में, क्योंकि अगर नई अखिल भारतीय सेवा का जो प्रस्ताव है वो कब पारित होता है, देखो वहां पे कुल सदस्य नहीं आएगा, उपस्थित सदस्य, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य, और मतदान करने वाले सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे जो एरर है वो कुल का एरर है। कुल की जगह क्या होना चाहिए था? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ए, मतलब डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और बताइए कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कितनी है राज्यसभा की संख्या? तो महाराष्ट्र में है 19। ठीक है, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में कितनी है राज्यसभा सीटें? 12। बिहार में, बिहार में 16। तमिलनाडु में 18। अब देखो ए का 19 मतलब 3, ए का 3 किस में? डी में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के भाग, यहाँ पे भाग की बात कर रहे हैं, और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा इनमें से मैच नहीं करता? अगर यहाँ पे हम बात करें भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाग 6 राज्य, बिल्कुल सही है। 5 में क्या? केंद्र की बात करता है। भाग 11 नगर पालिका, देखो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि भाग 11 की अगर बात करें तो भाग 11 में क्या है? भाग 11 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की बात करता है। किसकी बात करता है? संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध की बात करता है, के मध्य संबंध। कितना क्लियर है? भाग 11 की बात कर रहा है। अगर भाग 11 में संघ एवं राज्य के मध्य संबंध है तो नगर पालिका कहाँ पे है? अगर नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका भाग 9 ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भाग 9 ए में किस किस आर्टिकल्स का यहाँ पे प्रावधान है?
तो 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक यहाँ पे इनको दिया गया है। और भाग 9A देखो, पंचायत किस संविधान संशोधन द्वारा था? 73। तो ये कौन सा होगा? 74 हुआ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको नगर पालिका को जोड़ा गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब थोड़ा हम मौलिक अधिकार के बारे में चीजें देख लेते हैं। मौलिक अधिकार भाग 4 है, ये किसके द्वारा जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। और समिति कौन सी थी? तो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात करते हैं इसमें। मूल कर्तव्य कितने थे इसमें? अगर मूल कर्तव्य की बात करें, मूल कर्तव्य इसमें 10 थे। ये विचार कहाँ से लिया गया? अगर इसके विचार की बात करें तो ये विचार आया हमारा रूस से। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मूल कर्तव्य में 10 कर्तव्य थे और एक कर्तव्य और जोड़ा गया, मतलब 11वां कर्तव्य इसकी बात करते हैं। तो 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा संबंधित बातें हैं। किससे संबंधित है? शिक्षा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये यहाँ पे मैंने इनकी कुछ मूल बातें थी वो बता दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसके ये देखते हैं इसमें कौन सा सही नहीं है। भाग मतलब ऑप्शन इसमें 3 नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो सम्मिलित नहीं है इसका बी आंसर क्या होगा? ठीक है, अब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? अगर इसकी बात करें तो आदि कर्मयोगी तो ये किनसे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है जनजातियों से, जनजाति से संबंधित है, जातियों से संबंधित है ये। जब ये इनसे संबंधित है तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? जनजाति कार्य मंत्रालय। ठीक है, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो आदि कर्मयोगी अभियान है ये वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा जनजाति नेतृत्व और उत्तरदायी शासन का जन आंदोलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारत के निम्नलिखित राज्यों का गठन पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही काल क्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बताओ, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, इनकी बात करते हैं। ठीक है, इनमें ये कब कब जोड़े गए, किस किस ईयर में जोड़े गए? अगर हम यहाँ पे बात करें, इनका क्रम में बात करें, क्योंकि क्रम पूछा हुआ है यहाँ पे, तो इस क्रम में अगर देखें तो जो नागालैंड है, नागालैंड की बात करें तो ये कब आया? ये 1 दिसंबर 1963 में आया। और ये कौन सा राज्य है? ये 16वां राज्य है, 16वां राज्य। ठीक है, इतना क्लियर है। अब दूसरा पंजाब की बात करें, ये पंजाब कब आया? 1 नवंबर 1966, ये इसमें आया। इसके बाद सिक्किम की बात करें तो सिक्किम कब आया? ये 16 मई 1975। और ये कौन सा राज्य है? ये 22वां राज्य बना, 22वां राज्य। और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया था? तो वो था 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। ये कब आया? यह 20 फरवरी 1987 में आया।
आप देख लो इसका यहाँ पे कर्म कौन कौन सा है। अगर इसके सही ऑप्शन की बात करें तो 3142 इसका सही होगा, इसका सी आंसर होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसकी बात करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, नगर पालिका सदस्य बनने के लिए योग्यता आयु कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट, नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्याओं का एक तिहाई मतलब 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड वाली, इसमें 25 दिया गया, इसकी जगह क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, केवल 2 इसका सही आंसर होगा। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। लोकसभा में किसको सौंपती है, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है। दूसरा, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। नहीं, राज्यसभा के 15 सदस्य नहीं होते, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो हम कह सकते हैं कुल सदस्य कितने होते हैं, कुल सदस्य 22 होते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही ऑप्शन ए है, तो इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। अगर हम कथन की बात करें, भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं एकदम। दूसरा, जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का न्याय तक प्रभावी पहुंच प्रदान करता है। ये बिल्कुल ठीक है। जैसे संगठन है, छात्र यूनियन संगठन, किसान संगठन, एबीवीपी एबीवीपी संगठन, ये सब क्या करते हैं, जो कमजोर वर्ग है उन सब के मुद्दों को ये उठाते हैं और सरकार के सामने अपने बातों को रखते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रखते हैं, धरना दे करके। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जनहित याचिका। अब चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे कमजोर वर्गों के मुद्दे उठाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो ये इसकी बातों को रख रहा है इसके सामने, तो ये क्या कर रहा है, इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो भी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कथन ए और कारण आर की बात करें तो, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ये बिल्कुल ठीक है। भारत में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ये भी संसदीय प्रणाली का क्या है, एक लक्षण है, या कह सकते हैं एक विशेषता है। जब यहाँ पे ये विशेषता इसको बता रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि ए और आर कथन दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। अगर हम देखें तो 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अब इन 3 शब्द में कौन कौन सा शब्द था, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और थर्ड अखंडता। ये प्रस्तावना के 3 शब्द थे जो जोड़े गए हैं, और प्रस्तावना में अब तक एक बार ही संशोधन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 2 इसके सही ऑप्शन है, तो इसका 1 और 2 इसका डी आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर डी होगा, डी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 सूची 1 से 2 में सम्मिलित कीजिए और बताइए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में बताना है कि 11वें अध्यक्ष कौन थे, 12वें कौन थे, 13वें कौन थे और 14 नंबर पे कौन से अध्यक्ष थे। अगर हम इसको यहाँ पे देखें 11वें नंबर पे कौन से अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे प्रोफेसर एम ए एम खुसरो, ये 11वें नंबर के अध्यक्ष थे। 12वें नंबर के अध्यक्ष की बात करें तो वो थे DC डॉक्टर सी रंगराजन। 13 नंबर के अध्यक्ष की बात करें तो वो थे डॉक्टर विजय एल केलकर, ये 13 नंबर के थे। अगर 14 नंबर के अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे, डॉक्टर वाई वी रेड्डी। तो अब यहाँ पे मैचिंग कर लो। 11वें नंबर पे मतलब ऑप्शन ए, यहाँ पे देखो प्रोफेसर 3 कहाँ पे, तो ए का 3 देखो, ए बी सी और डी। अब देखो ए का 3 दो जगह है तो बी और डी तो ऐसे हटा दो। बी का 2 देखो, बी का 2 किस में है, बी का 2 सी में है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन इसका सी होगा, 3214। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अगर हम, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष को बताइए। 11वें नंबर पे लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, 12वें स्थान पे कौन थे, 14 स्थान पे कौन थे, 17वें स्थान पर कौन थे। अगर हम यहाँ पे बात करें 11वें नंबर पे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पी ए संगमा, ठीक है। 12वें नंबर पे जी एम सी बाल योगी। 14 नंबर पे देखिए अगर हम, सोमनाथ चटर्जी। और अगर 17वें नंबर पे देखें तो ओम बिरला यहाँ पे है, जो अभी वर्तमान में बने हुए, ओम बिरला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैचिंग में पी ए संगमा, मतलब ए का 2, ए बी सी और डी, ए का 2 भी 2 जगह है तो यहाँ पे ये ऑप्शन हटा दो। ए और सी को देखते हैं अब, सॉरी ये हटा दो यहाँ पे बी और सी को, तो इसका सही ऑप्शन होगा 2431, मतलब इसका ऑप्शन ए सही है। देखो ये क्रोनोलॉजी पैटर्न है ना, जब हमारी मैराथन चलेगी उसमें हम हर एक चीज को ऐड करेंगे और आपको ट्रिक भी बताएंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से याद रहे और चीजें भूले ना, ठीक है। इसलिए बेफिक्र रहो, अगर याद नहीं हो रहे तो मैराथन में याद हो जाएंगी सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फजल अली आयोग के सदस्य थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फजल अली आयोग के कौन कौन से अध्यक्ष की बात करें तो के.एम. पन्नीकर और H.N. कुंजरू, ये 2 सदस्य थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 और 4, इसका सही आंसर बी होगा, ठीक है। और ये इस आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे फजल अली। और ये किससे संबंधित है, राज्य पुनर्गठन आयोग से, राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, जिन्होंने क्या किया था, 7वें संविधान संशोधन द्वारा 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी योजनाएं पहले लाई गई थी।
इसकी बात कर लेते भी, पहले कौन सी योजना आई थी। अगर यहाँ पे देखें हम, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, इसकी बात करते हैं। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, ठीक है। जल जीवन मिशन, ठीक है। और राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, इनकी बात कर लेते हैं, इनमें है क्या क्या। देखो, ये जो हमारी योजनाएं है ना, यहाँ पे जो योजनाएं है, इस योजनाओं को हमने इसके उद्देश्यों के साथ थोड़ा बताया है। यहाँ पे मैं उद्देश्य क्या करूंगा, साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप उस चीज को समझ लो। अगर देखो हम यहाँ पे देखें, इनका क्रम की बात करें, क्योंकि क्रम पूछा हुआ है, तो हमें ये देखना है कि कौन सी योजना कब लागू हुई थी। तो सबसे पहले योजना जो लागू होने वाली थी, वो ये थी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। इसकी बात करते हैं, तो ये कब आया, ये 3 दिसंबर 2005 में इसको लाया गया, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, इसकी बात करते हैं सेकंड नंबर पे। ये कब आई, ये योजना 2007 में इसको लेकर आए। फिर इसके बाद अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, इसको लेकर आए। ये 25 जून 2015 में इसको लेकर आए। इसके बाद क्या आता है, जल जीवन मिशन, इसकी बात करते हैं। तो ये कब आया, ये 15 अगस्त 2019 में इसको लेके आए। अगर हम इनके उद्देश्य की बात करें कि इनका अपना अपना क्या उद्देश्य है, तो देखो, जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन है, यहाँ पे जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह थे। और इन्होंने इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, शहरों की बुनियादी ढांचों में सुधार करना। क्या था, शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य था। इस मिशन का, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण और शहरी नवीकरण मिशन का। अगर हम बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति की, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा सभी शहरी नागरिक को, विशेषकर गरीबों के लिए आवास सुनिश्चित करवाना। यहाँ पे कह सकते हैं सभी शहरी नगरों, सभी शहरी नागरिकों, नाग नागरिकों, विशेषकर गरीबों, विशेषकर गरीबों के लिए, किफायती आवास प्रदान करना, किफायती आवास सुनिश्चित करना या प्रदान करना, सुनिश्चित करना। जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चली हुई है, उससे रिलेटेड है ये भी, ठीक है। यहाँ पे भी आवास की बात कर रहे हैं कि लोगों को रहने के लिए वहाँ पे दिया जाए कुछ, जमीन वगैरह, घर, फ्लैट, जैसे जीडीए के फ्लैट होते हैं उस तरीके से। फिर अब इसके बाद हम बात करते हैं अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन की। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत शहरों में जो मजबूत सीवरेज नेटवर्क है और पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, इसको आप इस से समझ लो, पानी की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, ठीक है। अब इसके बाद आता है जल जीवन मिशन की बात करें, तो इसका मिशन क्या था, हर घर जल, हर घर जल।
मतलब ये सबके लिए स्वच्छ पानी हो, पीने योग्य पानी हो। ठीक है, तो इसका मिशन था हर घर जल। तो ये इसके कुछ उद्देश्य थे इन मिशन के। ठीक है, और ये हमने इसका टाइम भी देख लिया, कौन सी कब योजना है, क्रम भी देख लिया। तो इसका जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो होगा, इसके सही अगर ऑप्शन की देखें तो ये 2413 इसका सही होगा। ये यहाँ पे ईयर इसकी मेंशन है 15, 5, 7 और 19। ठीक है, सबसे पुरानी योजना कौन है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय मिशन है 2। फिर उसके बाद 7, 4, फिर उसके बाद 15, 1 और 19 में तीसरे नंबर पर आई है। ठीक है, तो 214 इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखो, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है? यहाँ पर भी संविधान सभा की समितियां और यहाँ पे समितियों के अध्यक्ष की बात करता है कि संविधान सभा में जो समिति थी उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। अगर यहाँ पे देखें संघीय संविधान समिति, देखो जितनी भी संघ से रिलेटेड है उनके कौन है अध्यक्ष? वो जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद प्रारूप समिति के कौन है? प्रारूप समिति के है बी आर अम्बेडकर। अब देखो यहाँ पे ए का 4 देखो, यहाँ पे ए का 4 किस में है? ए बी सी डी। ए का 4 सी में है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, सॉरी सही है? ठीक है, स्टेटमेंट अगर 1 देखें, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में 1/4 स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। वो 1/4 नहीं है, वो 1/3 है। ठीक है, जो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 1, इसका सही डी आंसर होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है? देखो, लोक लेखा समिति भी हमारा वित्तीय समिति से संबंधित है। प्राक्कलन समिति भी ये बताती है कि किन किस समितियों में खर्च करेंगे, योजनाओं पे कितना होगा, वो सारा यहाँ पे चीजें वो पहले ही ढांचा तैयार कर लेते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति ये भी वित्तीय से संबंधित समितियां हैं। ये तीनों ही वित्तीय समिति मानी जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन बी होगा, 1, 2, 3 तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयामों तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित है। ये कथन ए है जो इसकी बात कर रहा है। दूसरा कारण बता रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में हुआ और इसका जो सिद्धांत है अनेकता में एकता सिद्धांत के आधार पर ये किया गया है। देखो, अपने आप में दोनों स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट ये भी ठीक है और स्टेटमेंट ये भी ठीक है, लेकिन बात कहाँ पे आई? बात यहाँ पे आई इनकी व्याख्या की। क्या इनकी दोनों की व्याख्या एक दूसरे पर निर्भर है या नहीं? देखो, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये तो इनका एक सिद्धांत हो गया अनेकता में एकता, और ये यहाँ पे बहु समाजवादी की बात कर रहा है, बहु अवधारणाएं लेके चल रहा है, मल्टीपल ये डायमेंशनल यहाँ पे लेके चल रहा है, चीजों को कवर करके चल रहा है। तो ये अपने आप में एक व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। ठीक है, व्यापक स्तर पे ये सिर्फ एक सिद्धांत की इसका एक मोटिव बता रहा है कि इसका मोटिव क्या है। अगर ये इसकी व्याख्या इससे रिलेट होती तो तब कह सकते थे कि एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, लेकिन इसका अलग है। इसने सिर्फ चीजों को एक कीवर्ड में डिफाइन किया और यहाँ पे इसके व्यापक स्तर को अलग तरीके से दर्शाया गया है।
तो यहाँ पे एक दूसरे को व्याख्या एक्सप्लेन नहीं हो रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अगर हम देखें कुछ कौन सी शामिल नहीं है, नेपाली शामिल है, डोगरी शामिल है, बोडो शामिल है, भोजपुरी शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए, इन्हें सबसे पहले से आखिरी तक के सही काल क्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो ये 6th नंबर के हैं। ठीक है, के आर नारायण की बात करें तो ये 8th नंबर पे राष्ट्रपति बने थे। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो ये 11वें नंबर पे राष्ट्रपति बने थे। और आर वेंकटरमन की बात करें तो ये 10वें नंबर पे, नहीं, आर वेंकटरमन 8th नंबर के राष्ट्रपति थे, और ये के आर नारायण ये 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, मैं वो चीजों को फिर से ठीक कर देता हूँ। के आर नारायण 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे, और आर वेंकटरमन ये 8th नंबर के राष्ट्रपति थे। अब देखो इसको यहाँ पे 6, 8, 10 और 11, तो 1 ठीक है, 4 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 4, 2, 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्रोनोलॉजी पैटर्न के आपको कोई यहाँ पे याद करा दिए जाएंगे मैराथन में ही सब चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? वित्त विभाग ने, इसका कोई मतलब नहीं है। शिक्षा विभाग, इसका कोई मतलब नहीं। योजना विभाग, हाँ इसका है, क्योंकि प्लानिंग का विभाग होगा वही चीज इनको देखेगा। तो इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे विषय दिए गए और यहाँ पे अनुसूची दी गई है कि किस अनुसूची में कौन सी बातें की गई है। अगर अनुसूची 8 की बात करें तो इसमें भाषा है। अनुसूची 7 की बात करें तो संघ, राज्य और समवर्ती सूची है, और समवर्ती सूची इसके अंतर्गत दी गई है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ पे भूमि भूमि से रिलेटेड है, अधिनियम और विनियमों का सत्यापन। और 10वीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ पे दल बदल की बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए का, ए, बी, सी और डी की बात करें तो ए पे 3 है, तो यहाँ पे इन दोनों को हटा देते हैं। बी पे क्या है? बी पे भाषा है, तो बी का 1, ये भी ठीक है। सी का 4, सी का 4, ये कहाँ पे? बी इसका सही आंसर होगा, 3142। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब वो उपराष्ट्रपति है तो उस टाइम पे वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहते। यहाँ पे स्टेटमेंट एक ही सही है, वो 1 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसको देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, मतदान फोटो पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर
वेरीफेबल, पेपर, ऑडिट ट्रेल और नोटा। अब ये देखना है कि इसका क्रम क्या है। क्रम की बात कर रहे हैं तो क्रम बताएंगे कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में। अगर यहाँ पे हम देखें तो हम ईवीएम मशीन की बात करते हैं पहले। ईवीएम ये सबसे पहले कब आई? ये 1982 में इसको लेकर आया गया और 2004 में ये आम चुनाव जो लोकसभा के होते थे उनमें इसको अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें मतदान फोटो पहचान पत्र EPIC, इसमें इसको लेके आया गया 1993 में। इसके बाद अगर हम यहाँ पे नोटा की बात करें, इस विकल्प को कब जोड़ा गया तो इसको सितंबर 2013 में इसको जोड़ा गया। इसके बाद वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसकी बात करें हम VVPAT, इसकी बात करते हैं तो इसको सितंबर 2013 में लेकर आए और इसको सबसे पहले कहाँ पे लेकर आए? नागालैंड में लेकर आए। नागालैंड में कहाँ, किस विधानसभा क्षेत्र में इसको? तो इसको नोकसैन विधानसभा के उसके क्षेत्र में इसको लाया गया और 2019 में इसको सब जगह 100% क्या कर दिया गया? तैनात कर दिया गया। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है ईवीएम सबसे पहले आया, तो इन दोनों ऑप्शन को हटाओ। इसके बाद एपिक मतदाता 2, 1, ठीक है। इसके बाद नोटा 2013 में आया सितंबर, फिर उसके बाद मतदाता फोटो पहचान, तो 2143 इसका सही आंसर होगा, ये 2143। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉलिटी की पीवाई सीरीज में ये 24 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए। अब इसके बाद मैं आपको एक नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा कि मैराथन की क्लास कब आएगी। ठीक है, उस मैराथन क्लासेस में सारी चीजें अच्छे से कवर किया जाएगा, चाहे वो क्रोनोलॉजी पैटर्न हो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो फैक्ट हो, कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट रिलेटेड हर एक चीज वहाँ पे कंटेंट इस तरह से तैयार किया जाएगा ताकि लिमिटेड हो, अच्छा हो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिसमें आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, और वहाँ पे याद करने की ट्रिक भी आप लोगों को बताई जाएगी। और इसके बाद फिर हमारी पॉलिटी की एआई सीरीज चलेगी। अभी जैसे हमने लास्ट क्लास करंट अफेयर की एआई सीरीज शुरू कर दी है, इसी तरीके से पॉलिटी की भी एआई सीरीज शुरू होगी और इसके साथ फिर हम बाद में इकोनॉमिक्स की क्लास भी लेकर आएंगे जिसमें हम पीवाई की सीरीज चलाएंगे इकोनॉमिक्स की। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।